नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार कल वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार था कि परिणाम क्या रहेगा, लेकिन परिणाम जारी हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वही रही जो हमने आपको बताई। पूरे राजस्थान के अंदर पहला यूट्यूब चैनल है जिसने आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सामने आने के बाद ही ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल ने यह बता दिया था कि BSTC 2025 के अंदर बड़ा खतरनाक नॉर्मलाइजेशन होगा। वही वो यहाँ पर अभ्यर्थियों के 45, 50 नंबर तक बढ़े हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर बढ़े हैं अभ्यर्थियों के। नुकसान बहुत ही कम अभ्यर्थियों को हुआ है। तो अब ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया कि नुकसान किसी भी अभ्यर्थी को नहीं किया। हालांकि कुछ अभ्यर्थी होंगे जिनको नुकसान हुआ होगा, लेकिन अभ्यर्थियों का सवाल अब देखने शुरू हो चुका है। पहला सवाल अभ्यर्थियों का देखने को मिला। आपको पूरे सवालों को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के सवाल देखने को मिले, यहाँ पर आपको रिपीट करके बता देता हूँ। देखो, अभ्यर्थियों के सवाल देखने को मिल रहे हैं कि रिजल्ट के बाद की प्रोसेस क्या रहने जा रही है। इसके अलावा जो काउंसलिंग कैलेंडर जारी हुआ है उसमें महत्वपूर्ण डेट्स कौन सी है, काउंसलिंग कौन कौन कराए कौन नहीं कराए। वीडियो लंबा होगा, पहले ही कंफर्म कर देता हूँ। वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर बीच में ही आप देख लेते हैं, बीच में ही आप छोड़ देते हैं वीडियो को, तो संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं। काउंसलिंग में कौन भाग ले कौन नहीं ले, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। ऑल राजस्थान का विकल्प कौन भरे कौन नहीं भरे, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। कॉलेज लिस्ट कहाँ से आपको देखनी है, कहाँ से कॉलेज लिस्ट डाउनलोड करनी है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। कॉलेज कौन सी कॉलेज के अंदर कौन कितनी सीटें हैं, यह भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको चेक करना है। काउंसलिंग फीस कितनी रहने जा रही है और प्रवेश फीस कितनी रहने जा रही है। काउंसलिंग आईडी से रैंक कैसे पता करें, किस रैंक तक के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन, यहाँ पर किस रैंक तक के अभ्यर्थी सुरक्षित हैं और कट ऑफ क्या रहेगी संभावित। ये तमाम 10 पॉइंट ऐसे हैं जो अभ्यर्थी जानने का इच्छुक है। इससे भी अगर कोई इस पॉइंट के अलावा भी कोई अभ्यर्थी किसी सवाल को जानने का इच्छुक है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दीजिएगा, जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर रिजल्ट के बाद की प्रोसेस। देखो, एक बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ। कुल सीटें यहाँ पर 26,970 सीटें हैं। कितनी हैं? 26,970 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। एक बार पूरा जो एनालिसिस मैंने विश्लेषण के आधार पर जो तैयार किया है वह डेटा यहाँ पर मैं अपने पास ले लेता हूँ और फिर आपको बताऊँगा पूरा विश्लेषण जो मैंने किया है और मैंने अपने अनुभव एवं विश्लेषण के आधार पर जो कट ऑफ का आइडिया लगाया है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तो रिजल्ट के बाद की प्रोसेस क्या रहने जा रही है। देखो, 15 जून से 23 जून तक काउंसलिंग होगी, जिसमें शुल्क लगने वाला है 3,000 रुपये, यानी कि 3,000 रुपये आपको ऑनलाइन शुल्क जमा करवाना होगा 15 जून से 23 जून के बीच। इसी के मध्य आपको कॉलेज भरने होंगे। सबसे पहले आपकी ऑनलाइन फीस जमा होगी, उसके तुरंत बाद ही आपको विकल्प देखने को मिलेगा कॉलेज भरने का। तो यह जो प्रोसेस है यह 23 जून तक समाप्त हो जाएगी। 23 जून तक यह प्रोसेस चलेगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की जो अंतिम तिथि है वो 23 जून है। आपको एक बड़ी गलती यहाँ पर नहीं करनी है जो ज़्यादातर अभ्यर्थी कर देते हैं। क्या करते हैं? काउंसलिंग करवा लेते हैं, लेकिन जो कॉलेज फिल करते हैं उसको सबमिट या फिर फाइनल सबमिट नहीं करते हैं। आप सभी अभ्यर्थियों को कॉलेज फिल करके तुरंत अपने जो कॉलेज फिल की है उसको फाइनल सबमिट करना है। यदि सबमिट नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। आपको फाइनल सबमिट पे अवश्य ध्यान देना है। कॉलेज आपको कितनी भरनी है, क्या करनी है, सारी जानकारी हम अगले सवाल में करेंगे।
इस पहले सवाल का जवाब मैंने बता दिया, रिजल्ट के बाद की क्या प्रोसेस है। तो रिजल्ट के बाद की जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है, काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको भाग लेना है। हो गई काउंसलिंग की प्रक्रिया तक पूरी जानकारी। अब जैसे ही 26 जून को आपको प्रथम लिस्ट में कॉलेज मिलती है, प्रथम लिस्ट आपकी 26 जून को जारी होगी। जैसे यहाँ पर 26 जून को कॉलेज मिलेगी, जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिले उन अभ्यर्थियों को क्या करना है, जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिले उन अभ्यर्थियों को क्या करना है, 13,555 रुपये की जो आपकी फ़ीस है वो ऑनलाइन जमा आपको करवानी है पोर्टल के माध्यम से, और 13,500 रुपये जमा करवाकर आपको ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने हैं। जब आपको कॉलेज मिल जाए, कॉलेज से जो आपको एडमिशन स्लिप बधाई पत्र जो मिलेगा, उस बधाई पत्र को निकलवाने के लिए ई मित्र के माध्यम से आपको 13,555 रुपये की फ़ीस जमा करवानी होगी। और फिर ऑनलाइन भुगतान के बाद 10th 12th जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये 4 दस्तावेज सभी क्लियर कर लीजिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, ये 4 डॉक्यूमेंट सबसे महत्वपूर्ण होंगे इसके अंदर। ये तैयार कर लेना सभी अभ्यर्थी। इसके बाद आपको अपलोड करवा देने हैं चारों। अब क्या करना है, जैसे ही आप अपलोड करवाए उसके तुरंत बाद आपको 3 सेट तैयार करने हैं सभी दस्तावेज के। कौन कौन से दस्तावेज के, इसको लेकर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। जब अलॉटमेंट जारी होगा, प्रथम लिस्ट जब जारी होगी तो बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से दस्तावेज का सेट तैयार करके कॉलेज में जमा कराना है। 3 सेट आपको तैयार करने हैं। जो कागज़ लगने वाले हैं वो कौन से होंगे वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर काउंसलिंग होने के बाद जब आपको कॉलेज मिलेगी तो आपको ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड होंगे। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट और जाति और मूल, ये 4 दस्तावेज। इसके बाद आपको कॉलेज में जाकर 3 सेट लेकर चला जाना है। स्वयं उपस्थित होना है कॉलेज के अंदर, ये बात अवश्य ध्यान रखें। उसके बाद आपका प्रवेश कर दिया जाएगा और स्लिप अवश्य डाउनलोड कर लेनी है। यह बाद की प्रक्रिया है जो हम आपको बताते रहेंगे। आपको केवल रिजल्ट जारी हो चुका है तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी भाग लेवे। किन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करवानी है, किन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करवा सकते हैं, कौन अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करवा सकेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। हालांकि सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग करवाने के पात्र हैं, लेकिन कौन करवा सकते हैं मेरे अनुभव और विश्लेषण के आधार पर। काउंसलिंग यहाँ पर अगर बताऊं तो जिस भी अभ्यर्थी के, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, वो अभ्यर्थी 360 नंबर से यदि किसी अभ्यर्थी के कम नंबर आ रहे हैं, 360 नंबर से कम नंबर किसी भी अभ्यर्थी के आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि 360 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेवे। यही कड़वा है लेकिन सत्य यही है। ऑल राजस्थान का विकल्प कौन भरे? ऑल राजस्थान का विकल्प सभी अभ्यर्थी को भरना है, चाहे कितने ही नंबर क्यों ना हो, चाहे 500 नंबर हो, 450 हो, 400 हो, कितने ही नंबर क्यों ना हो, आपको ऑल राजस्थान का विकल्प भरना पड़ेगा। पड़ेगा तो नहीं, भरना आपको चाहिए ताकि आपको कॉलेज मिल सके। बाकी आपने देख लिया होगा पिछले वर्ष कई अभ्यर्थियों ने नंबर ज़्यादा होने के चलते ऑल राजस्थान का विकल्प या फिर ज़्यादा कॉलेज फिल नहीं की थी, जिसके कारण से उन अभ्यर्थियों को कॉलेज नहीं मिला है। अब यहाँ पर ऑल राजस्थान कौन भरे? सभी ऑल राजस्थान भरे। अधिक से अधिक कॉलेज आपको भरना है। पहले पास वाली कॉलेज भरे। यदि आपके अधिक नंबर आ रहे हैं तो पहले आपको वही कॉलेज भरना है जो आपके पास में है। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरकर सबमिट कर देना है और ऑल राजस्थान का विकल्प सभी को करना है। इस बार कम नंबर आ रहे हैं तो किस प्रकार से आपको कॉलेज फिल करनी है, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपके कम नंबर आ रहे हैं या ज़्यादा। कम नंबर आ रहे हैं तो आपको क्या करनी है, जो पास वाली कॉलेज है उसको कहीं पर भी बीच के अंदर ऐड कर देना है। जैसे दूसरे नंबर पर कर दी, छठे नंबर पर कर दी, 10वें पर कर दी, 20वें पर कर दी। इस प्रकार से कई बीच संभावित कट ऑफ की तरफ, जिसका लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ रैंक की,
लाखों अभ्यर्थी रैंक में फंसे हुए हैं, तो रैंक के लिए आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपकी काउंसलिंग आईडी है उसमें से 4 लाख आपको बाकी कर लेना है। जो भी आएंगे वो आपकी रैंक आ जाएगी निकल कर। जैसे किसी अभ्यर्थी की रैंक काउंसलिंग आईडी है 4,22,320, तो आपको 4 लाख बाकी कर लेनी है। 22,320 आपकी जो रैंक है वो निकल कर आ जाएगी। किस रैंक तक के अभ्यर्थी सेफ जोन में हैं? अगर मैं बात करूं ऑल कैटेगरी के हिसाब से, यहाँ पर मैं जनरल, SC, ST, OBC की बात नहीं कर रहा, ऑल कैटेगरी के हिसाब से यदि बात करूं, काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उनमें से कौन अभ्यर्थी सिलेक्शन की यहाँ पर सिलेक्शन नहीं कर सकते, अलॉटमेंट की रेस में हैं, जिन भी अभ्यर्थी के रैंक 28,000 के अंदर है, 28,000 के अंदर जिस भी अभ्यर्थी की रैंक है, कहीं ना कहीं वह अलॉटमेंट की रेस में है। तो ध्यान से सुनिएगा, 28,000 क्यों बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर 360 नंबर से अधिक, 360 नंबर से अधिक, सॉरी यहाँ पर गलत बोल दिया, एक अभ्यर्थी के नंबर आ रहे हैं पेपर के अंदर 360, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उसी के नंबर 360 से बढ़कर 392.46 हो रहे हैं। उसकी रैंक बताई जा रही है 28,176। ध्यान से सुनेगा, यहीं पर पूरा खेल है। 360 नंबर पेपर के अंदर बन रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद 392.46 हो जाते हैं, तो 28,176 की रैंक हो जाती है। लेकिन एक अभ्यर्थी जिसके 357 नंबर है, पहले वाले के 360 थे, उसके नंबर हुए 392.46, अब की बार के वाले के 357 है, लेकिन इसके नंबर बढ़कर 394.02, यानी कि 360 वाले से अधिक में चला गया। तो कॉलेज किसे मिलेगा? कॉलेज 357 से जो 394 नंबर हुए हैं उस अभ्यर्थी को मिलेगा, यानी कि परसेंटेज से आपको नंबर निकालने के लिए 6 से गुणा कर देना है, कितने नंबर आपके आए हैं। जो भी परसेंटेज आपकी आ रही है उसको आपको 6 से गुणा कर लेना है, आपके नंबर आ जाएंगे कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर आए हैं। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद की जो कट ऑफ है वो बनेगी। नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया यहाँ पर लागू होने के बाद रिजल्ट जारी हो चुका है, रिजल्ट आपने देख लिया होगा। और ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने गलती की है, यहाँ पर जो परसेंटेज है उसको 6 से गुणा करके अपने नंबर यहाँ पर चेक नहीं किए ज़्यादातर अभ्यर्थी ने। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस अभ्यर्थी के मैंने बताया 360 से 392 हुए, उसकी रैंक 28,176 है, लेकिन जिस अभ्यर्थी के 357 से 394 हुए उस अभ्यर्थी की रैंक 26,476 है। प्रूफ के साथ आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यह पूरा एनालिसिस करके आप तक डाटा शेयर करने का प्रयास किया है। एक अभ्यर्थी है, यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ 393 प्लस, आपके बात करूँ में 26,970 सीटें हैं। आपको मैंने शुरुआत में बोला था कि बेसिक जानकारी आपको बता रहा हूँ, 26,900 सीटों पर अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा। तो 26,900 सीटें कहाँ तक हो जाती है? अगर बात करें 393 नंबर, 393 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के नंबर आ रहे हैं वो 26,790 की यहाँ पर रैंक के अंदर शामिल हो रहे हैं, यानी कि 26,790 अभ्यर्थी को लिया जाएगा और 26,790 हो रहे हैं 393 नंबर पर। 26,790 अभ्यर्थी को लिया जाएगा, 26,790 अभ्यर्थी हो रहे हैं 393 नंबर प्लस पर। तो हर एक नंबर पर इस बार पिछले साल की तुलना में कम अभ्यर्थी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। पिछली बार अगर बात करें तो हर एक नंबर पर 1200 से 1400 अभ्यर्थी मुकाबले में थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा घटकर बहुत कम हो चुका है। कट ऑफ भी इस बार कम रहने की संभावना है कुछ कैटेगरी की। बात करूं यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, तो जो मैंने एनालिसिस के बाद आया, बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि BSTC 2025 की कट ऑफ संभावित क्या रह सकती है। हालांकि विभाग की तरफ से कोई कट ऑफ जारी नहीं होती है, लेकिन एक अनुभव और विश्लेषण के आधार पर हम आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहले कैटेगरी वाइज बात करेंगे एसटी कैटेगरी के अंदर। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ है वो संभावित किन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल सकता है, इन पर हम चर्चा करेंगे। कट ऑफ की चर्चा नहीं करेंगे, किन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल सकता है, कौन से अभ्यर्थी सेफ जोन में है, किस कैटेगरी के अंदर कितने नंबर वाले। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 393 प्लस या फिर 396 प्लस, 2 नंबर बता रहा हूँ। हो सकता है किसी भी नंबर के आसपास वाले का सेलेक्ट कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए। 393 प्लस एसटी कैटेगरी पुरुष अभ्यर्थी या 396 प्लस पुरुष अभ्यर्थी एसटी कैटेगरी के अंदर इनको कॉलेज मिल सकता है। वही अगर बात करूं यहाँ पर महिला अभ्यर्थी एसटी के अंदर 395 प्लस नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी की पुरुष अभ्यर्थी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर पुरुष अभ्यर्थी की यदि आपके 405 प्लस नंबर है, यह आंकड़ा सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन चौंकना नहीं है। सच्चाई यही है, हकीकत यही है, वास्तविकता यही है। 405 या 407 इसके आसपास या इससे प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। महिला अभ्यर्थी की बात करूं तो महिला अभ्यर्थी की 410 या 11 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करूं तो पुरुष अभ्यर्थी 425 प्लस यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। और महिला अभ्यर्थी की बात करूं तो 427 प्लस यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। एमबीसी कैटेगरी की बात करूं, पुरुष अभ्यर्थी 415 के आसपास नंबर आ रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं प्लस नंबर आ रहे हैं, आसपास नंबर आ रहे हैं, इनके बीच आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस के अंदर मैंने पुरुष अभ्यर्थी की बताया 425 प्लस नंबर आ रहे हैं तो सेफ जोन में है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको एमबीसी कैटेगरी के अंदर आपको बता रहा हूँ पुरुष अभ्यर्थी यदि 415 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो सेफ जोन में है। महिला अभ्यर्थी 417 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो सेफ जोन में है। वही ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर पुरुष अभ्यर्थी यदि 435 प्लस, 435 आसपास नहीं, 435 प्लस नंबर आ रहे हैं तो सेफ जोन में है। महिला अभ्यर्थी की बात करूं तो 440 प्लस नंबर आ रहे हैं तो सेफ जोन में है। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की संभावित कट ऑफ पुरुष अभ्यर्थी की 440 प्लस रह सकती है, संभावना रहेगी 440 के आसपास जाने की। वही महिला अभ्यर्थी की बात करूँ जनरल के अंदर तो 450 के आसपास रहने की कट ऑफ संभावना है। तो यह था हमारा ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल का बिल्कुल एनालिसिस और बिल्कुल विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया डाटा। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि इसके अलावा आपके क्या सवाल रह गए। बाकी कट ऑफ को लेकर एवं अपने कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर कोई भी सवाल नहीं करें कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने पूरा डाटा आपके सामने रख दिया है कि किस कैटेगरी की क्या संभावित कट ऑफ रह सकती है। तो धन्यवाद। जैसे ही आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया होने के बाद कॉलेज आवंटन होगा, हम आपको बताते रहेंगे कि कॉलेज आवंटन होने के बाद की क्या प्रक्रिया होगी। पहले यहाँ पर रिजल्ट जारी हो चुका है, रिजल्ट जारी होने के बाद आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना है। 23 जून तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी और यहाँ पर संभावित 26 जून को आपको कॉलेज आवंटन कर दिया जाएगा। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।